मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 21 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने एक नौजवान साथी रुकैया खातून का, जिनका गांव है गबरुआ, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। फ्रेंड्स, आज शुक्रवार है तो शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं देनी होती हैं। शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स पहले की तरह ही मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आपको एक साप्ताहिक प्रश्न उपलब्ध कराया जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो प्रश्न होता है वो हिंदी में भी अवेलेबल होता है और इंग्लिश में भी अवेलेबल होता है, ताकि आप मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से कार्य, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में जो सिटीज, जो स्टेट प्रथम आए हैं या उनकी जो रैंकिंग रही है उसकी घोषणा बाकायदे सरकार ने कर दी है और आज के अखबारों में आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। इंदौर को एक बार फिर से आप यूं कह लीजिए कि सौभाग्य में कहूं या श्रेय कहूं, श्रेय कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि सौभाग्य से तो ऐसा लगता है कि इत्तेफाक से हो गया क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। श्रेय से ऐसा लगता है कि नहीं, उसने हासिल किया है। फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का श्रेय मिला है इंदौर। भोपाल यानी कि जिस शहर में मैं रहा हूं वो 7वें स्थान पर रहा, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन भोपाल भी जो हमारे देश की जितनी राजधानियां हैं उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी रही, तो ये आप यूं कह लीजिए कि देखिए मन में खुशी तो होती ही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि दूसरों की वजह से मुझे खुशी नहीं हो रही है, लेकिन अपने शहर की बात अलग है क्योंकि आप उसे हर समय जी रहे होते हैं। खैर मित्रों, आप अलग अलग तरीके के सर्वेक्षण में देख रहे हैं और मेरी एक सलाह होगी कि आप जहां भी रह रहे हैं, चाहे वो जिला हो, शहर हो, आप देखिए कि वो किस स्थान पर है। सामान्य तौर पर हमारी ये जिज्ञासा होती ही है और आप लोगों ने देखा ही होगा। यहां मैं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। पहला तो देखिए कि कुछ जो बड़े शहर हैं, जो जिन्हें हम मेट्रो कहते हैं, महानगर, जैसे दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, तो मुंबई का जो नवी मुंबई है वो एरिया भी स्वच्छता में बहुत अच्छी पोजीशन में है। और ठीक इसी तरह से जो नई दिल्ली है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर सवाल उठता है, जैसे हम कह देते हैं कि भाई जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ स्वच्छता रख पाना मुश्किल होता है। और देखिए महानगरों में तो फिर हर स्टेट के लोग आए हुए होते हैं, दिन भर ट्रैवल कर रहे हैं, अब आप किस किस को सिखाएंगे, समझाएंगे, सबकी अपनी पृष्ठभूमि अलग अलग है, तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर नवी मुंबई और नई दिल्ली स्वच्छता में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, तो अब ये 2 सवाल उठते हैं कि नवी मुंबई के जो दूसरे हिस्से हैं वो क्यों नहीं कर सकते, या नई दिल्ली के जो दूसरे हिस्से हैं जैसे पूर्वी दिल्ली, ये सब आपने नाम सुना होगा ना, पश्चिमी दिल्ली, ये क्यों नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किया तो जा सकता है। आप देखिए सूरत और अहमदाबाद जैसे शहर फर्स्ट 10 में हैं, ये तो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े शहर हैं। और इंदौर की भी जो जनसंख्या है वो 25 लाख के करीब है, वो कोई छोटी जनसंख्या वाला नगर नहीं है। तो वो जब कर सकते हैं, इसका मतलब है कि किया तो जा सकता है। अब ये कैसे किया जाए, इसके लिए मित्रों 2 सबसे बड़ी बातें हैं। इंदौर में अगर आप जाएंगे, मैं अनुभव की बात बता रहा हूं, तो वहां अब ये जो स्वच्छता है वो जनचेतना का हिस्सा बन चुका है। अगर मान लीजिए कि आपने खाते खाते मूंगफली के छिलके फेंक दिए, आपने कागज फेंक दिया है ना, तो अगर वहां कोई इंदौर वाला देख रहा होगा तो आपको तुरंत टोक देगा कि भाई साहब आप इसे, सामने डस्टबिन है वहां डाल दीजिए, तब तक के लिए अपने पास रख लीजिए। और यदि वो उससे भी ज्यादा उच्च श्रेणी का हुआ तो आपके सामने ही वो आपके उस पैकेट को उठाएगा और अपने पास रख लेगा और ले जाकर के डस्टबिन में डाल देगा। तो सीधी सी बात है कि अब इंदौर को अपने शहर को स्वच्छ रखने की उस तरह से जरूरत नहीं पड़ती कि गंदा हो गया है तो स्वच्छ रखा जाए, वो ऑलरेडी स्वच्छ ही है क्योंकि वो गंदा ही नहीं होता है। इसे मैंने कहा जन चेतना। और देखिए स्वच्छता का प्रभाव केवल इस बात से नहीं है कि वो बड़ा अच्छा दिख रहा है ना, उसका तो स्वास्थ्य पर, पर्यटन पर, ढेर सारी चीजों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जो इसकी दूसरी बात है फ्रेंड्स, वो है नगर निगमों को लेकर के, म्यूनिसिपल्स को लेकर के, म्यूनिसिपैलिटी को लेकर के। देखिए जब ड्रेनेज सिस्टम है या कह लीजिए कि जो कचरा
है, कचरा का निष्पादन है, जो ठोस पदार्थ होते हैं कचरा कैसे उठे और फिर कैसे उसका निष्पादन किया जाए, उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए, ये सब काम व्यक्ति तो नहीं कर सकता। ये म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है कि वो कितने सही तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही है। भारत में लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि हमारे जो नगर निगम हैं इन्हें अधिक अधिकार संपन्न बनाया जाए। जब हम अधिकार संपन्न की बात करते हैं तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला तो यह है कि इन्हें ज्यादा अधिकार दिए जाएं, रियल में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दिए जाएं। जैसे हमारे यहाँ के जो मेयर्स वगैरह होते हैं, आप देखिए कि उनके पास उतने अधिकार नहीं होते जितने कि वेस्टर्न कंट्रीज के मेयर्स के पास होते हैं। जब आप अभी न्यूयॉर्क वगैरह में की बात आप सुनते हैं ना कि वहाँ इतना कोरोना फैल गया है, तो देखिए वहाँ जो स्टेटमेंट आते हैं वो मेयर्स के आते हैं। सारा नियंत्रण, सारे अधिकार उसके हाथ में होते हैं और वो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हमारे यहाँ नहीं होता। अभी आप स्वच्छता के बारे में जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे सुनेंगे तो उसमें नगर निगम का जो कमिश्नर होता है सारे अधिकार उसके पास होते हैं। तो पहली बात तो ये कही जाती है कि जो मेयर्स हैं उन्हें अधिकार दिए जाने चाहिए क्योंकि वो सीधे जनता के प्रतिनिधि हैं। दूसरी बात कही जाती है कि उन्हें आर्थिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए, आर्थिक आधार प्रदान की जानी चाहिए। उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफी खराब है और इसके लिए फिर सलाह दे जाते हैं कि वो बॉन्ड जारी करें, इस तरह के उनको अधिकार दे दिए जाएं, टैक्सेस के कुछ और पावर्स दे दिए जाएं, सरकार उन्हें और ज़्यादा सहयोग दे। इस पर हम लोग लगातार बात भी करते आ रहे हैं और इसको लेकर के मैंने आप सबको काफ़ी आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए, अगर आपको ध्यान होगा तो मुझे लगता है कि ये 2 पॉइंट्स से इससे ज़बरदस्त रूप से उभर कर आते हैं। फ्रेंड्स, अभी अखबारों में एक शब्द आ रहा है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी पर हम लोग काफ़ी बातें कर चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जब जो बहुत बड़ा वर्ग है, जो समुदाय है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाए कि जैसे कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है तो वो कुछ उनका बिगाड़ ही ना सके। तो 2 तरीके से होता है। एक, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोरोना हो गया है और होने के बाद मेरे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई और वो लड़ा और इसके बाद मैं ठीक हो गया, तो मेरे अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई, प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। और फिर यह है कि फिर वो कम्युनिटी में भी धीरे धीरे फैलने लगता है, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अपने आप पैदा होने लगती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि साहब वो पहले संक्रमित हों ही, हो सकता है कि वो थोड़े से संक्रमित हों और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जबरदस्त रूप से पैदा हो गई है कि उन्हें इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। इसमें एक मानक है, खासकर मेरा उद्देश्य उस मानक की ओर ही आपका ध्यान आकर्षित करना है। वो है आर, अंग्रेजी का जो आर होता है बड़े अक्षरों में, इसके बाद 0, छोटे अक्षर में आप उसको 0 कर दीजिए या ओ कह दीजिए। ये जो है इसका जो मानक है उसका नाम है, इसको आप थोड़ा प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ध्यान में रखिएगा, मूल प्रजनन क्षमता। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बेसिक यानी कि मूल, रिप्रोडक्टिव यानी कि प्रजनन, नंबर यानी कि संख्या, मूल प्रजनन संख्या कह लीजिए, मूल प्रजनन क्षमता कह लीजिए। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो संक्रमित हुआ है वह कितने अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है, इसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि इनफैक्ट हर्ड इम्यूनिटी पैदा हुई है या नहीं हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि जब 60% लोगों का संक्रमण हो जाता है तब हर्ड इम्यूनिटी आती है। कुछ वैज्ञानिक उसे 40% तक मानते हैं। तो इस बारे में अलग अलग राय है, लेकिन यहाँ जो RO है या R0, अब जो भी आप कह लीजिए, इसके बारे में आपकी जानकारी प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर और वह है वर्क फ्रॉम होम। मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर के ही लिखा गया है। आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसे ही फैला है तब से वर्क फ्रॉम होम की काफ़ी बातें होने लगी हैं और मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद वर्क फ्रॉम होम पर मैंने आप लोगों को वीकली क्वेश्चन एक प्रोवाइड भी किया है वर्क फ्रॉम होम। तो आप कह सकते हैं कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है ये 2 तरह के प्रश्न हमारे सामने रखता है। एक तो ये है कि इसका प्रबंधन पर या कार्य प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा ये है कि हमारे पारिवारिक जीवन या सामाजिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोनों ही दृष्टियों से आपके जो मेन एग्जामिनेशन का जो 4th पेपर है उसका हिस्सा बन जाता है। तो देखिए, जो आर्टिकल आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें उन्होंने बताया है, बहुत अच्छी बात कही है कि पहले तो देखिए सबको घर पर ही काम करते थे, यहां तक कि जो वस्त्र उद्योग का था तो वस्त्र उद्योग में भी क्या होता था कि कारीगर जो है ना अपने अपने घर पर कोई उसका धागा बना रहा है, कोई कताई कर रहा है, इसके बाद कोई वस्त्र बना रहा है, कोई रंगाई कर रहा है और इसके बाद फिर वो मार्केट में आता था और बिकने चला जाता था। और इन सब को नियंत्रित करने के लिए, देखभाल करने के लिए, इनके मार्केटिंग के लिए, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा हो तो वहाँ हमारे यहाँ श्रेणिक
बने हुए थे, जिसे आप वणिक संघ कह सकते हैं। यानी ये संघ फिर इन प्रोडक्शंस को इकट्ठा करते थे और फिर हम तो इनका निर्यात भी करते थे, दूसरे देशों को निर्यात भी करते थे। तो वो हमारी एक कार्य प्रणाली थी। तो वो जो कार्य प्रणाली थी वो बेसिकली वर्क फ्रॉम होम से ही थी कि हर कोई अपने अपने घर में काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि उद्योग थे, भले ही वो हस्तशिल्प के ही उद्योग हो, दस्तकारी उद्योग ही क्यों न हो, लेकिन वो थे और वो व्यवस्था काम कर रही थी। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि लोग अब एक जगह पर आकर के काम करें, क्योंकि जो मशीनें हैं वो बड़ी बड़ी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब घरों में मशीनें लगा दें। मशीनें बड़ी हो गई हैं और उन बड़ी बड़ी मशीनों में काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो फिर इस तरह से औद्योगिक स्थान डेवलप होने शुरू हुए कि एक बड़ी मशीन लगा दी गई, 10 बड़ी मशीनें लगा दी गई, वहां 1000 2000 लोग आकर के काम कर रहे हैं। जब इतने सारे लोग एक स्थान पर आकर के काम करेंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए, उसका जो सपोर्टिंग स्टाफ होगा वो भी आना जरूरी हो गया। तो प्रशासन के लिए भी, यानी कि ऑफिसेज भी उनके खुल गए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस प्लेस का कल्चर डेवलप हुआ। ऑफिस प्लेस, ठीक है। अब ये जो कोरोना है, या ये कह लीजिए कि इसके साथ ही सूचना क्रांति ने अब इस तरह की फिर से स्थितियां पैदा कर दी हैं कि वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। ये सूचना क्रांति इंटरनेट की देन है कि घर पर बैठ करके भी काम किया जा सकता है। लेकिन देखिए, सभी काम तो घर पर बैठ करके नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए एक कार है, तो कार को असेंबल करना है, तो उसे घर पर आप बैठ करके कैसे कर सकेंगे? तो अब सवाल यह पैदा होगा कि किसे वर्क फ्रॉम होम कहा जाए, किसे वर्क फ्रॉम ऑफिस कहा जाए। फिर वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस की क्या सैलरी बराबर रखी जाए, किस तरीके से उनका विभाजन किया जाए। हो सकता है कि आगे चलकर इस पर कुछ बहस हो, कुछ बातचीत हो, लेकिन अब स्थिति कहां तक कैसे बनेगी वो तो आगे का वक्त बताएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। इसमें जो बैकग्राउंड दिखाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट भी कर लें। मित्रों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अमृत नारायण सतपति, दवल्लीव जाखर हिसार हरियाणा से, प्रीतु ठाकुर, आशुतोष आचार्य, शिव गोविंद यादव अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, प्रियंका रावत देहरादून उत्तराखंड से और अनामिका विमल। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मेरा अभिवादन भी। नमस्कार।